दोस्तों, हमारी दुनिया में कई बार ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जिन पर यकीन करना मुश्किल होता है। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। एक ऐसी कहानी जो इंसानियत को झकझोर देगी, लेकिन साथ ही आपको ये भी बताएगी कि सच्ची मोहब्बत किसी उम्र, किसी जगह या किसी वक्त की मोहताज नहीं होती। दोपहर के करीब 2 बज रहे थे। मई का महीना और मुंबई पुणे हाईवे की वो तपती हुई सड़क। ऐसा लग रहा था मानो आसमान से आग बरस रही हो। सड़क पर दूर दूर तक हीट वेव यानी गर्म हवाओं के झोंके ऐसे तैर रहे थे जैसे सड़क पर पानी भरा हो। इसी तपते हाईवे पर अपनी 12 चक्का ट्रक दौड़ा रहा था हमारा हीरो गोपाल। गोपाल उम्र करीब 25 साल, गठीला बदन, सांवला रंग, चेहरे पर एक अलग सा तेज और आंखों में एक अजीब सी चमक। वो उन आम ट्रक ड्राइवरों जैसा बिल्कुल नहीं था। वो बहुत फुर्तीला, नौजवान और जिंदगी को अपने उसूलों पर जीने वाला लड़का था। गोपाल अपनी मस्ती में रेडियो पर पुराने गाने सुनता हुआ ट्रक चला रहा था। तभी अचानक हाईवे के किनारे सुनसान इलाके में गोपाल की नजर एक अजीब सी चीज पर पड़ी। दूर से उसे लगा जैसे कोई बड़ा सा कपड़े का गट्ठर पड़ा हो, लेकिन जैसे ही ट्रक थोड़ा करीब पहुंचा, गोपाल के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने तुरंत झटके से ब्रेक मारा। ची! ट्रक के मोटे टायर सड़क पर रगड़ खाते हुए रुके। गोपाल फौरन ट्रक से नीचे उतरा। उसने जो देखा वो किसी का भी दिल दहला दे। वहां मिट्टी और धूल के बीच एक लड़की बेहोश पड़ी थी। उम्र करीब 30 साल रही होगी। उसने एक साधारण सा लेकिन बेहद खूबसूरत सलवार सूट पहना हुआ था जो अब धूल से सन चुका था। उसके होंठ प्यास से सूखकर सफेद पड़ गए थे और माथे पर हल्की सी चोट का निशान था जहां से खून सूख चुका था। अरे मैडम, ओ मैडम, क्या हुआ आपको? गोपाल ने घबराते हुए उसके चेहरे पर हल्का सा हाथ थपथपाया, लेकिन लड़की के शरीर में कोई हरकत नहीं हुई। उसकी सांसें बहुत धीमी चल रही थीं। वो मौत और जिंदगी के बीच झूल रही थी। गोपाल ने इधर उधर देखा, दूर दूर तक कोई नहीं था। इंसानियत के नाते गोपाल से रहा नहीं गया। उसने बिना एक पल सोचे उस अनजान लड़की को अपनी मजबूत बाहों में उठाया। लड़की का सिर गोपाल के सीने पर लुढ़क गया। गोपाल ने उसे अपनी ट्रक की क्लीनर सीट पर लिटाया, अपनी पानी की बोतल से कुछ बूंदें उसके सूखे होठों पर टपकाईं और ट्रक को पूरी रफ्तार से पास के अस्पताल की तरफ दौड़ा दिया। अस्पताल पहुंचकर गोपाल ने लड़की को स्ट्रेचर पर लिटाया। डॉक्टर साहब, प्लीज इन्हें देखिए, ये हाईवे पर बेहोश मिली है। गोपाल की सांसें फूली हुई थीं। डॉक्टरों ने तुरंत उसे इमरजेंसी वार्ड में लिया। गोपाल बाहर बेचैनी से टहल रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस अनजान लड़की के लिए इतना परेशान क्यों हो रहा है। करीब 1 घंटे बाद डॉक्टर बाहर आए। घबराने की बात नहीं है, डॉक्टर ने कहा। इनके शरीर में पानी की भारी कमी हो गई थी। लगता है ये कई दिनों से भूखी प्यासी भटक रही थी। बहुत गहरे सदमे में है। माथे की चोट मामूली है। अगर तुम इन्हें सही वक्त पर नहीं लाते तो इनकी जान भी जा सकती थी। गोपाल ने राहत की सांस ली। कुछ देर बाद उसे वार्ड में जाने की इजाजत मिली। जब वो अंदर गया तो लड़की को होश आ चुका था। उसकी बड़ी बड़ी लेकिन डरी हुई आंखें छत को घूर रही थीं। आप ठीक हैं? गोपाल ने बहुत ही नम्र और धीमी आवाज में पूछा। लड़की ने जैसे ही गोपाल को देखा वो डरकर पीछे खिसकने लगी। कौन हो तुम? कहाँ हूं मैं? डरो मत जी, मैं गोपाल हूं। आप मुझे हाईवे के किनारे बेहोश मिली थी। मैं आपको यहां अस्पताल लाया हूं। आपका नाम क्या है और आप उस सुनसान हाईवे पर उस हालत में कैसे पहुंची? लड़की की आंखों से आंसुओं का सैलाब फूट पड़ा। वो सिसकते हुए बोली, मेरा नाम रागिनी है। रागिनी ने रोते हुए जो बताया उसने गोपाल को अंदर तक हिला दिया। रागिनी शहर में बिल्कुल नई थी। वो अपने किसी दूर के रिश्तेदार के भरोसे नौकरी की तलाश में इस बड़े शहर में आई थी, लेकिन उस रिश्तेदार ने उसके सारे पैसे, गहने और सामान लूट लिया और उसे रात के अंधेरे में हाईवे पर गाड़ी से धक्का देकर भाग गया। 2 दिन तक रागिनी बिना खाए पिए उस अनजान हाईवे पर भटकती रही, मदद मांगती रही, लेकिन किसी ने गाड़ी नहीं रोकी। अंत में भूख और गर्मी से वो बेहोश होकर गिर पड़ी थी। गोपाल का खून खौल उठा, लेकिन रागिनी की हालत देखकर उसने खुद को शांत रखा। अब आप परेशान मत होइए रागिनी जी, जब तक आप ठीक नहीं हो जाती आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, गोपाल ने भरोसा दिलाते हुए कहा। शाम हो चुकी थी। अस्पताल वालों ने रागिनी को डिस्चार्ज कर दिया क्योंकि वो अब खतरे से बाहर थी। लेकिन सवाल ये था कि रागिनी जाएगी कहाँ? उसकी जेब में एक फूटी कौड़ी नहीं थी और ना ही किसी का नंबर याद था। गोपाल ने बहुत झिझकते हुए कहा, देखिए रागिनी जी, मैं एक मामूली ट्रक ड्राइवर हूं। मेरा घर बहुत छोटा है लेकिन साफ सुथरा है। अगर आपको ऐतराज ना हो तो आप कुछ दिन मेरे घर रुक सकती हैं। मैं कसम खाता हूं, जब तक आप खुद कुछ तय नहीं कर लेती मैं आपकी पूरी हिफाजत करूंगा। रागिनी ने गोपाल की आंखों में देखा। उन आंखों में कोई फरेब नहीं था, कोई हवस नहीं थी, सिर्फ एक सच्ची फिक्र थी।
दुनिया से धोखा खा चुकी 30 साल की रागिनी को इस 25 साल के अनजान लड़के पर न जाने क्यों एक पल में भरोसा हो गया। उसने हाँ में सिर हिला दिया। गोपाल का घर एक छोटी सी चौल में था, एक कमरा और एक छोटी सी रसोई, लेकिन घर की एक एक चीज करीने से सजी हुई थी। गोपाल ने रागिनी को अपने पलंग पर बैठाया और खुद जमीन पर चटाई बिछा ली। उसने रागिनी के लिए अपने हाथों से गर्मा गर्म खिचड़ी बनाई। जब वो रागिनी को खाना दे रहा था तो रागिनी की आंखें फिर भर आईं। तुम मेरे लिए इतना कुछ क्यों कर रहे हो गोपाल? मैं तो तुम्हारे लिए कोई नहीं हूं। गोपाल ने मुस्कुराकर कहा, इंसान ही इंसान के काम आता है ना रागिनी जी। अब आप चुपचाप खाना खाइए और सो जाइए। अगले 2-3 दिनों तक गोपाल ने काम से छुट्टी ले ली। वो घर पर ही रहकर रागिनी का ख्याल रखता। वो उसके लिए दवाइयां लाता, उसे हंसाने की कोशिश करता। इन 3 दिनों में रागिनी और गोपाल के बीच एक ऐसा अनकहा रिश्ता बन गया था जिसे नाम देना मुश्किल था। 25 साल का गोपाल जो अपनी उम्र से कहीं ज्यादा समझदार था, और 30 साल की रागिनी जो जिंदगी के थपेड़ों से टूट चुकी थी, लेकिन गोपाल की छांव में फिर से खिलने लगी थी। ये उनके साथ रहने की चौथी रात थी। अचानक मौसम ने करवट ली और मुंबई में बेमौसम की तेज बारिश शुरू हो गई। बादलों की गड़गड़ाहट और खिड़की से आती ठंडी हवाएं कमरे के माहौल को बदल रही थीं। अचानक बिजली चली गई। पूरा कमरा घुप अंधेरे में डूब गया। गोपाल, रागिनी की डरी हुई आवाज आई। मैं यहीं हूं रागिनी जी, डरिए मत। गोपाल ने टटोलते हुए एक मोमबत्ती जलाई। मोमबत्ती की उस पीली और मध्यम रोशनी में कमरा जगमगा उठा। उस हल्की रोशनी में जब गोपाल की नजर रागिनी पर पड़ी तो वो जैसे वहीं ठहर गया। खिड़की से आई बारिश की बौछारों से रागिनी के बाल हल्के गीले हो गए थे। उसके चेहरे पर पानी की कुछ बूंदें मोतियों की तरह चमक रही थीं। वो उस सादे से कपड़ों में भी किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। गोपाल धीरे धीरे चलकर उसके पास आया। रागिनी पलंग पर बैठी थी और गोपाल उसके सामने फर्श पर घुटनों के बल बैठ गया। दोनों की निगाहें मिली। इस बार उन आंखों में सिर्फ हमदर्दी नहीं थी, कुछ और था। एक ऐसा तूफान जो दोनों के दिलों में धड़क रहा था। कमरे में एकदम सन्नाटा था, बस बाहर बरसती बारिश की आवाज और दोनों की तेज होती सांसों की आवाज। रागिनी ने कांपते हुए हाथों से गोपाल के गाल को छुआ। गोपाल ने अपनी आंखें बंद कर लीं, जैसे वो उस छुअन को अपनी रूह तक महसूस कर रहा हो। तुम बहुत अच्छे हो गोपाल। रागिनी की आवाज एक कांपती हुई फुसफुसाहट थी। जिंदगी ने मुझे सिर्फ दर्द दिया, लेकिन उस दर्द के बदले में खुदा ने मुझे तुम दे दिए। गोपाल ने आंखें खोली। उसकी आंखों में रागिनी के लिए एक दीवानगी थी, लेकिन उसमें हवस का एक कतरा भी नहीं था। वो सिर्फ और सिर्फ बेइंतहा मोहब्बत थी। गोपाल ने बहुत ही कोमलता से अपने रफ और खुरदुरे हाथों से रागिनी के हाथ को पकड़ा और उसके हाथ पर अपने होंठ रख दिए। गोपाल की उस छुअन से रागिनी के पूरे शरीर में बिजली सी दौड़ गई। उसने गोपाल को अपनी ओर खींचा। गोपाल पलंग पर रागिनी के बिल्कुल करीब आ गया। उनके चेहरों के बीच अब बस कुछ इंच का फासला था। दोनों एक दूसरे की गर्म सांसें महसूस कर सकते थे। गोपाल ने अपना हाथ धीरे से रागिनी की कमर पर रखा। रागिनी ने कोई विरोध नहीं किया, बल्कि वो गोपाल के और करीब आ गई। उसने अपना सिर गोपाल के मजबूत सीने पर रख दिया। गोपाल की दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि रागिनी उसे साफ सुन सकती थी। गोपाल ने अपने एक हाथ से रागिनी के गीले बालों को उसके चेहरे से हटाया और उसके कानों के पीछे कर दिया। उसकी उंगलियां जब रागिनी की ठंडी गर्दन से गुजरीं तो रागिनी की आंखें नशे में बंद होने लगीं। क्या मैं? गोपाल के लफ्ज उसके गले में ही अटक गए। वो रागिनी की इजाजत मांग रहा था। रागिनी ने कुछ नहीं कहा, बस अपनी दोनों बाहों को गोपाल की गर्दन में डाल दिया और उसे खुद में भींच लिया। मोमबत्ती की लौ हवा के एक झोंके से फड़फड़ाई। गोपाल ने बहुत ही नरमी से, जैसे किसी कांच की सबसे कीमती चीज को छू रहा हो, अपने होंठ रागिनी के माथे पर रख दिए। वो एक ऐसा चुंबन था जिसमें रागिनी के सारे पुराने जख्मों का मरहम था। फिर धीरे धीरे गोपाल के होंठ रागिनी की बंद आंखों पर, उसके भीगे हुए गालों पर, और फिर उनके होंठ एक दूसरे से मिल गए। वो किस कोई जंगली या आक्रामक नहीं था। वो बेहद धीमा, गहरा और भावनाओं से भरा हुआ था। दोनों ने अपने आप को उस पल में पूरी तरह सौंप दिया था।
बाहर बारिश तेज हो रही थी और अंदर उन दोनों के बीच की दूरियां हमेशा के लिए मिट रही थीं। रागिनी की उंगलियां गोपाल के घने बालों में उलझ रही थीं और गोपाल की बाहों ने रागिनी को ऐसे समेट लिया था जैसे वो उसे दुनिया की हर बुरी नजर से छिपा लेना चाहता हो। उम्र का वो 5 साल का फासला उस रात उस मोमबत्ती की रोशनी में हमेशा के लिए जलकर खाक हो गया था। उस रात वहां सिर्फ 2 जिस्म नहीं बल्कि 2 रूहें एक हो रही थीं। एक ऐसी रात जिसमें बेइंतहा सुकून था, प्यार था और एक दूसरे में खो जाने की जिद थी। रात गहरी होती गई और वो दोनों एक दूसरे की बाहों में ही सो गए। लेकिन दोस्तों, जिंदगी कभी इतनी सीधी नहीं होती। जब अगले दिन सुबह की पहली किरण खिड़की से अंदर आई और गोपाल की आंख खुली तो उसने देखा, उसके बगल में रागिनी नहीं थी। गोपाल झटके से उठा। रागिनी, रागिनी जी। उसने पूरा घर देखा, बाथरूम देखा, लेकिन रागिनी वहां नहीं थी। तभी उसकी नजर टेबल पर रखे एक कागज के टुकड़े पर पड़ी। गोपाल ने कांपते हाथों से वो कागज उठाया। उसमें कुछ ऐसा लिखा था जिसे पढ़कर गोपाल के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके हाथ से वो पन्ना छूटकर जमीन पर गिर गया। आखिर उस चिट्ठी में ऐसा क्या लिखा था? रागिनी वो खूबसूरत रात बिताने के बाद अचानक कहां गायब हो गई? दोस्तों, कहते हैं कि सच्चा प्यार इंसान को आबाद कर देता है, लेकिन कभी-कभी वही प्यार एक ऐसा खौफनाक सच लेकर आता है जो पैरों तले जमीन ही नहीं खींचता बल्कि इंसान की रूह तक कुचलनी कर देता है। पिछली रात उस मोमबत्ती की मध्यम रोशनी में गोपाल और रागिनी ने एक दूसरे को अपना सब कुछ सौंप दिया था। गोपाल को लगा था कि उसे उसकी जिंदगी की मंजिल मिल गई है, लेकिन जब सुबह उसकी आंख खुली तो बिस्तर खाली था, रागिनी वहां नहीं थी। गोपाल की नजर कमरे में रखी उस छोटी सी टेबल पर गई। वहां एक कागज का टुकड़ा रखा था जिसे किसी पत्थर से दबाया गया था। गोपाल के हाथ कांप रहे थे जब उसने वो कागज उठाया। उस पर रागिनी की लिखाई थी, गोपाल, जो रात हमने बिताई वो मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत और इकलौता सच था। तुमने मुझे वो सुकून दिया जो मैंने कभी महसूस नहीं किया, लेकिन मैं तुम्हारे लिए नहीं बनी हूं। मैं वो नहीं हूं जो तुम समझते हो। मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना गोपाल, वरना तुम मारे जाओगे। मुझे हमेशा के लिए भूल जाना। मारे जाओगे? गोपाल के दिमाग में ये लफ्ज किसी हथौरे की तरह गूंज रहे थे। ये कोई आम लड़की की लिखी चिट्ठी नहीं थी। इसमें एक खौफ था, एक चेतावनी थी। गोपाल पागलों की तरह घर से बाहर भागा। उसने पूरी चौल छान मारी, रेलवे स्टेशन गया, बस स्टैंड पर जाकर लोगों से पूछताछ की, लेकिन रागिनी का कहीं कोई अता पता नहीं था। वो जैसे हवा में गायब हो गई थी। दिन हफ्तों में बदल गए। लगभग 1 महीना बीत चुका था। गोपाल की हालत किसी जिंदा लाश जैसी हो गई थी। उसने ट्रक चलाना छोड़ दिया था। उसकी दाढ़ी बढ़ गई थी, आंखें लाल रहती थी। वो बस दिन रात उस मुंबई पुणे हाईवे पर अपनी बाइक लेकर भटकता रहता, जहां उसे रागिनी पहली बार मिली थी। एक दिन जब गोपाल अपने ट्रक की साफ सफाई कर रहा था ताकि वो वापस काम पर लौट सके, तभी ट्रक की क्लीनर सीट के कवर के नीचे उसे कुछ सख्त सी चीज महसूस हुई। गोपाल ने कवर फाड़ा। अंदर एक छोटा सा काले रंग का पाउच छुपाकर रखा गया था। गोपाल के हाथ तेजी से चलने लगे। उसने पाउच खोला। उसके अंदर कोई गहना या पैसे नहीं थे, बल्कि एक बेहद हाईटेक काले रंग का एक इनक्रिप्टेड पेन ड्राइव था और एक अजीब सी धातु की चाबी थी जिस पर कुछ ऐसे नंबर लिखे थे जो आम नहीं लग रहे थे। गोपाल एक सीधा साधा ट्रक ड्राइवर था, लेकिन उसे इतना समझ आ गया था कि ये किसी आम बेसहारा लड़की का सामान नहीं हो सकता। वो सीधे अपने एक दोस्त समीर के पास भागा, जो हैकिंग और कंप्यूटर का उस्ताद था। समीर ने जैसे ही वो पेन ड्राइव अपने सिस्टम में लगाई, कंप्यूटर की स्क्रीन लाल हो गई। पासवर्ड रिक्वायर्ड लिख कर आ गया। भाई, ये तो मिलिट्री ग्रेड सिक्योरिटी है, ये तुझे कहां से मिली? समीर के माथे पर पसीना आ गया। तू बस इसे खोल समीर, प्लीज, मेरी जान अटकी है इसमें, गोपाल ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। समीर ने अपने कई सॉफ्टवेयर लगाए और करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद एक फाइल डिक्रिप्ट हुई। जैसे ही वो फाइल स्क्रीन पर खुली, गोपाल के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। स्क्रीन पर रागिनी की कई तस्वीरें थीं, लेकिन उन तस्वीरों में वो डरी सहमी बेचारी लड़की नहीं थी। किसी तस्वीर में वो हाथों में स्नाइपर गन लिए खड़ी थी, तो किसी में किसी विदेशी लोकेशन पर थी। तस्वीर के नीचे बड़े बड़े अक्षरों में अंग्रेजी में लिखा था, कोड नेम आयत, AISI स्लीपर सेल एजेंट। समीर की आवाज कांपने लगी। गोपाल, ये
ये रागिनी नहीं है, ये एक पाकिस्तानी अंडरकवर टेररिस्ट है। इसका नाम आयत है। ये भारत में हमारी आर्मी और खुफिया एजेंसियों की जानकारी चुराने आई है। भाई, तो किस चक्कर में पड़ गया? ये लोग बिना पलक झपकाए इंसान को मार देते हैं। गोपाल वहां बुत बनकर खड़ा था। उसका दिमाग सुन्न हो चुका था। वो लड़की जिसके आंसुओं को उसने अपने हाथों से पोंछा था, जिसके होठों की छुअन आज भी उसे याद थी, जिसकी सांसों की गर्मी उसने महसूस की थी, वो एक दुश्मन देश की एजेंट थी, एक आतंकवादी। गोपाल के सीने में जैसे किसी ने खंजर उतार दिया हो। लेकिन गोपाल के अंदर अब डर नहीं, बल्कि एक अजीब सी आग जल उठी थी। उसे अब देश के लिए और अपने उस धोखे के लिए आयत को ढूंढना था। पेन ड्राइव की एक और फाइल से समीर को एक लोकेशन मिली। मुंबई के बाहरी इलाके भिवंडी की एक पुरानी और बंद पड़ी सूती मिल। ये वो जगह थी जो आयत का सेफ हाउस था। रात के 1 बज रहे थे। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। गोपाल ने अपनी बाइक स्टार्ट की और उसी तूफानी रात में भिवंडी की तरफ निकल पड़ा। आज उसे अपने प्यार का और अपने देश के दुश्मन का, दोनों का हिसाब करना था। गोपाल ने मिल के पिछले हिस्से से दीवार बांधी। अंदर घुप अंधेरा था। सिर्फ कुछ लाल रंग की इमरजेंसी लाइटें जल रही थीं। उसने देखा कि वहां 4-5 हथियारबंद आदमी खड़े पहरा दे रहे हैं। गोपाल छुपते छुपाते छाया की तरह आगे बढ़ा। तभी उसे मिल के एक पुराने ऑफिस से किसी के बात करने की आवाज आई। गोपाल एक टूटी हुई खिड़की के पास गया और अंदर झांका। अंदर का नजारा देखकर गोपाल की सांसें अटक गईं। वहां वो खड़ी थी, आयात, मतलब रागिनी। उसने काले रंग की टैक्टिकल पैंट और लेदर जैकेट पहनी हुई थी। उसकी कमर में एक खतरनाक गन लगी हुई थी। उसका चेहरा एकदम सख्त और खूंखार लग रहा था। उसके सामने एक खूंखार दिखने वाला आदमी बैठा था, जो शायद उसका कमांडर था। साथ ही वहां एक अंडरग्राउंड डॉक्टर भी खड़ा था। मिशन का क्या हुआ आयात? तुम्हें उस हाईवे वाले ट्रक ड्राइवर का इस्तेमाल करके शहर के अंदर छुपने का जो टास्क दिया था वो पूरा हुआ? आयात ने सिर झुका लिया। हां, वो बेवकूफ मेरे आंसुओं में फंस गया। मैंने उसके घर में रहकर अपना काम कर लिया। ये शब्द सुनकर खिड़की के बाहर खड़े गोपाल की आंखों से आंसू बहने लगे। उसका प्यार महज एक मिशन का हिस्सा था। गोपाल ने मुट्ठी भींच ली। वो बस दरवाजा तोड़कर अंदर जाने ही वाला था कि तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी कहानी पलट दी। अचानक आयात को चक्कर सा आया और वो मुंह पर हाथ रखकर खांसने लगी। उसे उबकाई आ रही थी। वो दीवार का सहारा लेकर बैठ गई। डॉक्टर ने उसकी नब्ज चेक की और कमांडर की तरफ देखकर कुछ ऐसा कहा जो खिड़की के बाहर खड़े गोपाल के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतरा। डॉक्टर बोला, कमांडर, एजेंट आयात मिशन के लिए अनफिट हो चुकी हैं। ये प्रेग्नेंट है, करीब 4 हफ्ते का गर्भ है। खिड़की के बाहर खड़े गोपाल का दिल धड़कना जैसे बंद हो गया। प्रेग्नेंट? 4 हफ्ते? मतलब वो रात? अंदर कमांडर गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने अपनी बंदूक निकाली और टेबल पर दे मारी। क्या बकवास है ये आयात? तुम एक जासूस हो और तुम उस मामूली हिंदुस्तानी ट्रक ड्राइवर के बच्चे की मां बनने वाली हो। हमारा मिशन खतरे में है। डॉक्टर, कल सुबह ही इसका एबॉर्शन कर दो। इस बच्चे को खत्म कर दो। आयात, जो अब तक एक पत्थर दिल आतंकवादी लग रही थी, अचानक उसके अंदर की रागिनी जाग उठी। वो झटके से खड़ी हुई और उसने अपनी गन निकालकर सीधे कमांडर के माथे पर तान दी। खबरदार! आयात की आंखों से आंसू बहने लगे थे। मैंने अपने मुल्क के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी। लेकिन वो रात जो मैंने गोपाल के साथ बिताई, वो कोई ड्यूटी नहीं थी। वो मेरी जिंदगी की पहली और आखिरी मोहब्बत थी। ये बच्चा, ये मेरे गोपाल का अंश है और इसे दुनिया की कोई ताकत नहीं मार सकती। अगर किसी ने मेरे बच्चे को हाथ भी लगाया तो मैं पूरी की पूरी सेल को यहीं गोलियों से भून दूंगी। खिड़की के बाहर खड़ा गोपाल ये सब सुन रहा था। उसका दिमाग सुन्न था। एक तरफ वो लड़की थी जो उसके देश की दुश्मन थी, जो एक आतंकवादी थी, लेकिन दूसरी तरफ वो एक ऐसी मां थी जो गोपाल के बच्चे को बचाने के लिए अपने ही लोगों से बगावत कर रही थी। गोपाल की गालों पर बारिश का पानी और आंसू एक साथ बह रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो एक सच्चा हिंदुस्तानी बने
या एक पिता।